हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टॉपर्स लेन के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही मैं निश्चय आईएएस के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आपका स्वागत करना चाहूँगा। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप में से जो भी कैंडिडेट समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय लेना चाहते हैं, ठीक, वो निश्चय आईएएस या टॉपर्स लेन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं बेस्ट से बेस्ट मटेरियल, अच्छी कंटेंट क्वालिटी, साथ में अच्छे से एक्सप्लेन करने का तरीका और वो कंटेम्पररी चीज़ें, यानी कि वो सभी समकालिक चीज़ें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो मेरे बारे में कुछ मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। ठीक, ये हमारा कोर्स है, ये हमारा कोर्स है। ठीक, ये हमारा कोर्स है और इस कोर्स के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स है, ये सोशियोलॉजी करके। मेरा नाम है डॉक्टर मनीष। ठीक, मेरे पास यूपीएससी का इंटरव्यू है, ये कोर्स है। और फिर ये मेरे डिटेल जो है, मेरे बारे में डिटेलिंग है। इस डिटेलिंग में हम आपको बता देंगे कि जो मेरे बारे में अचीवमेंट है। ठीक है, मेरा जो एकेडमिक्स है उसमें मेरा पीएचडी है, एमफिल है, नेट जीआरएफ है, सोशियोलॉजी में क्वालिफाइड है। सेकंड चीज़ ये है कि मेरे पास 8 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 8 सालों का टीचिंग का अनुभव है। ठीक है, और यूपीएससी का इंटरव्यू देने का मेरे पास अनुभव है, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक, साथ ही मोटिवेटर के तौर पर और राइटर के तौर पर आप मुझे पा सकते हैं। ठीक है, और मेरे जो पढ़ाने के अनुभव के आधार पर 50 से अधिक से बच्चों का सिलेक्शन सिविल सर्विसेज में हो गया है इस कैटेगरी में। तो आप लोग हमारे साथ जुड़कर एक बेहतर, एक कंप्रहेंसिव ढंग से आप चीज़ों को सीख सकते हैं। तो मेरा एक टीचिंग का मेथड है मेरा एक टीचिंग का मेथड है जिसको मैं बताता हूं CM मेथड, कॉम्प्रहेंसिव मेथड, कॉम्प्रहेंसिव मेथड। ये सीएम मुख्यमंत्री वाला नहीं है भाई। ठीक है, ये जो CM मेथड है, इससे मेरा मानना है कि आज के टाइप के जो जीएस में चाहे क्वेश्चन आ रहे हो या ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्वेश्चन आ रहे हो, कुछ इसी प्रकृति के क्वेश्चन है, तो उनको आप सीख सकते हो। ठीक, और उसी 360 डिग्री में आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, 360 डिग्री का मतलब ये होता है, ये दो चीज़ें हैं जो मेरा पढ़ाने का तरीका है। कंप्रहेंसिव ढंग का मतलब ये है कि सार्वभौमिक ढंग से, यूनिवर्सल तरीके से, हर डायमेंशन से चीज़ों को समझने की कला का विकास किया जाएगा आपके अंदर। आंसर राइटिंग का बेहतर जो है इनिशिएटिव लेकर हम लोग चलते हैं, जिसमें आप सीख पाते हैं। तो ये कंप्रहेंसिव मेथड है। और प्लस 360 डिग्री का ये मतलब होता है कि किसी भी घटना को बहुआयामी नजरिए से देखना। ठीक, तो ये चीज भी आप हमारे साथ सीख पाएंगे। अब आगे आप सभी को बता दें कि हमारे आप जो है टॉपर्स लेन के जो है जो ऐप है हमारा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, ये कोर्स क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और अगर आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं तो ये बाइलिंगुअल आपको मिलेगा, बाइलिंगुअल मिलेगा। ठीक है, और ये ह्यूज डिस्काउंट है। 27,000 जो फीस है उसको घटाकर 50% डिस्काउंट कर दिया गया है। और ये हम लोगों ने, हमारी इनिशिएटिव टीम ने ये कोशिश करी है, ये इनिशिएटिव लेने की कोशिश करी है। इसका उद्देश्य इतना है कि देखिए, अभी कोविड था, कोविड से जो पूरी अर्थव्यवस्था है देश की चरमराई है, और देश के लोगों की भी आर्थिक स्थिति खराब हुई। तो इससे हम लोगों ने कोशिश की है कि हम जो है अपनी फीस को जितना रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस करें। इसी संदर्भ में हमारे टॉपर्स लेन के प्लेटफॉर्म पर 13,500 रुपए में आपको फ्री प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें मैं आपको चीज़ों को बता दूं क्या क्या चीज़ें हम करेंगे आपके लिए। कोर्स जो है कंप्लीट कराया जाएगा, जो जैसा कि आमतौर पर नहीं कराया जाता है। ठीक, 100% 100% कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, सबसे पहली चीज ये है। ठीक है, कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज आप क्या सीखेंगे, दूसरी चीज सीखेंगे कि आपको आंसर राइटिंग कराना,
आंसर राइटिंग का नया जो ट्रेंड है आपको हम डेवलप कराएंगे। इसके अंतर्गत हम आपको क्या कराएंगे, इसके अंतर्गत आपको हम डायग्राम से आंसर लिखना बताएंगे। डायग्राम से आंसर लिखने की कला आप में विकसित की जाएगी, ये चीज आपको हम लोग कराएंगे। ठीक है, साथ में जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो नोट्स होंगे। नोट्स आपको दो तरीके से हम देंगे, हैंड रिटन भी होंगे और प्रिंटेड भी होंगे। तो जो भी नोट्स आप लेना चाहेंगे वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो नोट्स आपको हमारे यहाँ मिल जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आज समाजशास्त्र के पहले पेपर पर, यूपीएससी मेंस में समाजशास्त्र के पहले पेपर पर जो उसमें कोर्स में मेंशन है चीजें, उनको देखेंगे बाइलिंगुअली। ठीक है, तो जैसा कि आपको बता दें कि सोशियोलॉजी का जैसा कि सभी विषय का होता है, यूपीएससी में जो मेंस है दोस्तों, वो जानते हो कितने नंबर का होता है? 500 नंबर का होता है मेंस। वो 500 नंबर का मेंस होता है। जो पुराने कैंडिडेट हैं वो जानते हैं, नए कैंडिडेट को ये बता दूं कि 500 नंबर का मेंस होता है। इसके दो पेपर होते हैं फ्रेंड्स, इसके दो पेपर होते हैं और ये दोनों पेपर 250 नंबर का पहला पेपर, 250 नंबर का दूसरा पेपर होता है। ठीक, तो दोनों पेपर होते हैं 250-250 मार्क्स के होते हैं बेसिकली। ठीक, और इनमें हमारी कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम जो है स्कोर करें, क्योंकि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ये एक तरीके से माई बाप होता है। ठीक, ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर अच्छा नंबर नहीं आता है तो स्कोर नहीं होता है। ठीक, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हम क्यों चूज करें। ठीक, तो जो है सोशियोलॉजी क्यों चूज करें। ठीक है, तो आपको ये मैं बता दूं कि जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने का और अच्छे टीचर के साथ जुड़ने का। ठीक है, क्योंकि अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं आपका अच्छा है तो सिलेक्शन होने की जो संभावना है वो लगभग नगण्य हो जाती हैं। तो सिलेक्शन में हमें ये ध्यान देना चाहिए कि बहुत ही रेशनली सोचना चाहिए कि हम ऐसा कौन सा विषय चुने जिससे हम बेहतर से बेहतर ढंग से चीज़ों को कर पाएँ, बेहतर से बेहतर ढंग से चीज़ों को हम कर पाएँ। ठीक है, तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम चीज़ों को इस तरह से ही करें कि ताकि हम बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर आप जुड़ेंगे, हमारे इस प्लेटफॉर्म से, हमारे इस इनिशिएटिव से आप जुड़ते हैं तो हम आपको बाइलिंगुअली चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि चीज़ों को करंट अफेयर्स के साथ जोड़ के पढ़ाना। जैसे सोशियोलॉजी को करंट अफेयर्स के साथ जोड़कर पढ़ाने में खास जो है प्रतिभा का प्रदर्शन मैं नहीं करूंगा। जो भी मुझे दो चार चीज़ें आती हैं, जो भी मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, ठीक, उसका प्रदर्शन मैं करूंगा करंट अफेयर्स के साथ पढ़ाने के, करंट अफेयर्स के साथ ऐड करके पढ़ाने में। आप लोग देखेंगे कि जो पेपर 2 है बहुत करंट अफेयर्स से लेस करके आता है और पेपर 1 में भी हमें चीज़ों के साथ अटैच करके लिखना होगा, अटैच करके लिखना हमें इसमें भी होगा। ठीक है, अटैच करके लिखना होगा। चलिए तो शुरू करते हैं अपना सिलेबस। पेपर 1 का हम लोग सिलेबस आज डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पेपर 1 का पेपर 1 का प्रश्न पत्र 1 का पेपर, सिलेबस ऑफ सोशियोलॉजी पेपर 1। ठीक, इसको डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही शांति से चीज़ों को देखेंगे, बहुत ही प्यार से चीज़ों को देखेंगे, आराम से। और उसके बाद ये जो सीरीज है कंटिन्यू रहेगी। कम से कम इसमें हम आपको 5 वीडियो प्रोवाइड करेंगे, 5 वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। ठीक, इन वीडियोस में आप, इनके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आपको समाजशास्त्र विषय क्यों ले लेना चाहिए, आपको समाजशास्त्र विषय क्यों ले लेना चाहिए। ठीक है, तो उस पे आज हमारा पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस की हम लोग बात करेंगे कि हम समाजशास्त्र विषय क्यों चुने और उसका सिलेबस कितना शानदार है, कितना कॉम्प्रहेंसिव है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। पहला है समाजशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत, यानी बेसिक जो है थ्योरी ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक, फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी इधर लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए लिखा है साफ साफ समाजशास्त्र विद्या शाखा, समाजशास्त्र विद्या शाखा यानी कि सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। अब देखो इसका सिंपल बहुत ही क्लियर मतलब है कि विद्या शाखा का मतलब होता है कि इस विषय के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। इसको बेसिकली विद्या शाखा को बेसिकली बोलते हैं इंडोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, इंडोलॉजी अप्रोच बोलते हैं। तो इसमें क्या है, पहला यूनिट है उसके अंतर्गत क्या कहा रहा है, यूरोप में आधुनिकता। यूरोप में आधुनिकता, जब आप यूरोप में आधुनिकता पढ़ते हो और सामाजिक परिवर्तन पढ़ते हो तो आप इसके अंतर्गत दोस्तों पढ़ते हो 18, इसके अंतर्गत आप पढ़ते हो जो है औद्योगिक क्रांति पढ़ते हो।
ठीक, मैं आपको थोड़ा सा खोल के सिलेबस बताऊंगा। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आप इसके अंतर्गत पढ़ते हो। ठीक, आप इसके अंतर्गत फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हो। ठीक, फ्रेंच जो है क्रांति या फ्रेंच रेवोल्यूशन आप इसके अंतर्गत पढ़ते हो। ठीक, तो वहां से आपका ये कोर क्लियर होता है। फिर इसके अंतर्गत आप वैज्ञानिक क्रांति पढ़ते हो और पुनर्जागरण काल पढ़ते हो। तो ये चीजें, जैसे आप आपका समाजशास्त्र विषय लेते हैं, तो क्या ये चीजें आप वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं? क्या ये चीजें आप वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं? तो वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे आपका जीएस पेपर 1 मेंस में, वहां आपको ये चीजें हेल्प करेंगी कि नहीं करेंगी? आप क्लियरली देखते चलिए। ठीक, सोशल चेंज के साथ। और उसके बाद हम देखेंगे समाजशास्त्र का आविर्भाव। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि यूरोप में आधुनिकता और सामाजिक परिवर्तन और समाजशास्त्र के उद्भव यानी एवोल्यूशन अब सोशियोलॉजी में क्या जो है एक कॉम्बिनेशन है, क्या साथ में उस अटैचमेंट है। ठीक, तो देखिए यूरोप में जो चेंजेस आए, यूरोप की जो सामाजिक व्यवस्था में जो चेंज आए, उन सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो है ये एक विषय इमर्ज हुआ जिसका नाम है समाजशास्त्र। देखो एक बहुत ही मोटी मोटी बात है, क्या समाजशास्त्र विषय नहीं था तो क्या समाज नहीं था? तो जाहिर सी बात है कि समाज था, हमारा समाज था। ठीक है, लेकिन क्या समाज में जो मॉडर्निटी और चेंजेस जो दिखाई दे रहे थे, यानी कि जो वैज्ञानिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, पुनर्जागरण के चलते जो सोसाइटी में कंप्रहेंसिव चेंज दिख रहा था, और वो जो चेंज है बहुत ही बड़ा चेंज था, एकाएक पूरी व्यवस्था में चेंज आ रहा था, उसे उथल पुथल हो रहा था। उस उथल पुथल को समझने के लिए एक नाम है, समाजशास्त्र के जनक हैं ऑगस्ट काम्टे। ऑगस्ट काम्टे, इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है। तो इन्होंने तत्कालीन यानी कि उस समय के जो है यानी कि 1838 के आसपास की जो परिस्थितियां हैं, ठीक, इनको समझने के लिए 1750 से 60 के दशक की जो परिस्थितियां हैं, इनको समझने के लिए उन्होंने इस विषय को अंडरस्टैंड किया, इस विषय को उन्होंने जो है इमर्ज किया, और उसको सोसाइटी की जो एक्सप्लेनेशन है, सोसाइटी की जो व्याख्या है, उसको बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही वैज्ञानिकता में पिरोने की कोशिश करी। चूंकि इनका बैकग्राउंड भी सोशियोलॉजी का था, तो साइंस का था, तो इन्होंने और ज्यादा उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट लाने की कोशिश करी थी। तो चूंकि सोसाइटी में समाजशास्त्र एक सामाजिक विषय है, इसमें हम ह्यूमन बीइंग की स्टडी करते हैं, तो प्रॉब्लम ये आती है कि ह्यूमन बीइंग हर समय साइंटिफिक नहीं रहता और इसकी स्टडी किसी लेबोरेटरी में नहीं हो सकती। तो इन्होंने उन तमाम मेथड्स को भी बताया जिससे सोशियोलॉजी को साइंस बनाया जा सकता है, यानी इसकी व्यवस्थित, सारगर्भित वैज्ञानिक व्याख्या की जा सकती है। सोशियोलॉजी को साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर इमर्ज किया जा सकता है। ठीक, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। फिर समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। ठीक, तो विषय क्षेत्र के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, मॉडर्निटी एंड द सोशल चेंज इन यूरोप, ठीक, एंड इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सेकंड है स्कोप एंड ऑफ द सब्जेक्ट एंड द कंपैरिजन विद द अदर सोशल साइंसेस। ठीक है, तो अन्य विज्ञानों से जो तुलना है उसमें हम लोग जैसे तुलना पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, साइंस से, पॉलिटिकल साइंस से, साइकोलॉजी से, इन सब चीज़ों से, कई विषयों से, इकोनॉमिक्स से तुलना करेंगे। उनके साथ हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी में क्या खास बात है और उन सब विषयों में क्या खास बात है। उनका साथ में एक जो है कॉम्बिनेशन भी, यानी कि उनके साथ क्या समानता है, क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, उसको भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या कहा जा रहा है, समाजशास्त्र और सामान्य बोध, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। तो ये कॉमन सेंस क्या है भैया? ये कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस बहुत ही सिंपल चीज है। जैसे जो कॉमन सेंस देखिए दो तरीके का होता है, ये सोसाइटी एक हमें देती है और एक हमारा पर्सनल होता है। जैसे कई किसी किसी लोगों में जो नेचुरल तौर पर प्राकृतिक जो प्रतिभा है वो अधिक होती है, तो उनमें कई चीज़ों की प्रति सेंसिटिविटी काफ़ी गंभीर होती है, काफ़ी बेहतर तरीके की होती है। और एक सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है। समाजीकरण का सिंपल मतलब है, सोशोलॉजी में बताया जाएगा, उसका मतलब होता है जो सोसाइटी में हमें लर्निंग दी जाती है, समाज ने हमें, हमारे परिवार ने, समाज ने, दुनिया ने हमें सिखाया है, दैट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। ठीक, तो उसको भी हम सीखते हैं, तो उसके साथ ही हमारा जो कॉमन सेंस है, सामान्य बोध है, वो विकसित होता है, डेवलप होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, यूनिट सेकंड है समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में, सोशियोलॉजी एज ए साइंस, सोशियोलॉजी एज ए साइंस। तो देखिए अब यहाँ सोशियोलॉजी एज ए साइंस क्यों है? देखिए सिंपल मैं यहाँ एक चीज बता देता हूँ, एक थोड़ा सा एनालिसिस आप लोगों को दे देता हूँ।
एनालिसिस बहुत ही क्लियर है, एनालिसिस बहुत ही क्लियर है। ठीक, इसमें क्या है दोस्तों, देखिए सोशियोलॉजी में अध्ययन किसका होता है, समाज का, सोसाइटी का एंड इंडिविजुअल का, यानी कि व्यक्ति का। तो इन दो लोगों का अध्ययन समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत होता है। ठीक, इतना क्लियर है। लेकिन क्या किसी व्यक्ति को या समाज को किसी लैब में रख के अध्ययन किया जा सकता है? तो उसका जवाब है नहीं, लैब की तरह से अध्ययन नहीं किया जा सकता। यानी कि जो नेचुरल साइंस है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह लैब नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी हमें डेटा तो साइंटिफिक चाहिए, डेटा हमें जो चाहिए वो बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक चाहिए, है ना। तो उसके लिए बहुत सी जो है रिसर्च मेथोडोलॉजीज हैं, बहुत सी रिसर्च मेथोडोलॉजी हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक, जिससे आप ये समझ पाओगे दोस्तों, जिससे आप ये समझ पाओगे कि हम किसी भी घटना का वैज्ञानिक साइंटिफिक जो है स्टडी है वो कैसे कर सके, जो है ठीक है, साइंटिफिक स्टडी कैसे कर सके। तो उसी के तहत ये आपकी यूनिट्स है, जैसे है विज्ञान, वैज्ञानिक पद्धतियां एवं समीक्षा। ठीक, साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड जो है क्रिटिक। सेकंड है अनुसंधान क्रियाविधि, प्रमुख सैद्धांतिक तत्व। इसमें है मेजर थेरेटिकल स्ट्रेंथ्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी। एंड नेक्स्ट है प्रत्यक्षवाद एंड इसकी समीक्षा। ठीक, पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक। ठीक है, तो ये चीज है, ये काम नहीं दिया था। फिर तथ्य क्या होते हैं, मूल्य क्या होते हैं और उद्देश्य परकता क्या होती है। फैक्ट्स, वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिविटी। अभी फैक्ट क्या होते हैं, तथ्य होते हैं। यानी कि अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस की स्टडी कर रहे हो तो आप रिसर्च करने जाओगे तो आपको वहां फैक्ट्स ही तो मिलेंगे कि भाई आपके साथ घरेलू हिंसा किन किन तरीके से होती है, क्या क्या उसके जो है कारण है कि आपके साथ घरेलू हिंसा होती है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो उनको मैं आपको समझाऊंगा। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, कैपेसिटी है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ना केवल सोशियोलॉजी विषय के तौर पर बल्कि कंप्लीट आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी इनहांस होगी। ठीक है, तो यह है। फिर अगला है अप्रत्यक्षवादी क्रियाविधियां, नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजीज। तो ये चीज हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब फिर आता है अनुसंधान की पद्धतियां, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड एनालिसिस, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड एनालिसिस। ठीक, तो इसमें क्या बात करेंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स के बारे में। देखिए ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड पर बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है, ये होता क्या है। देखिए क्वालिटेटिव जो मेथड है, थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा सा टॉपिक भी खोलते चलता हूं। मेथड क्या मतलब है इसका, गुणात्मक पद्धतियां, पद्धति। तो देखो इसका यार ये मतलब होता है, इसका बहुत ही क्लियर मतलब होता है। जैसे आप कोई रिसर्च करने जा रहे हो तो आप कूड़ा कचरा वहां डेटा के तौर पर नहीं लोगे, बल्कि आप क्या करोगे, क्वालिटेटिव इंपॉर्टेंट डेटा आप लोगे। बस एक लाइन में अगर हम कहें इसको, इंपॉर्टेंट डेटा का आप जो है कलेक्शन करोगे, संग्रह करोगे। ठीक, डेट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव मैकेनिज्म या मेथोडोलॉजी। और जो मात्रात्मक पद्धति है उसमें क्या है, दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ठीक, मात्रात्मक की इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड। इसमें क्या होता है, इस क्वांटिटेटिव मेथड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी मान लो सब्जेक्ट है, कोई भी घटना है, कोई इवेंट है, तो उसके वेरियस डायमेंशन पर, उसके बहुत से डायमेंशन पर आप जो है डेटा कलेक्ट करते हो। जैसे आमतौर पर पुलिस वाले होते नहीं कि घटना क्षेत्र पर जाकर विवेचना करते हैं, तो उसी तरीके से रिसर्चर भी किसी भी विषय का जब अध्ययन करता है तो बहुत ही बहुआयामी दृष्टिकोण से, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से उसकी जो है स्टडी वो करता है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से जाकर उसकी स्टडी करता है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से जाकर स्टडी करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी होपफुली। अब आते हैं समाजशास्त्री चिंतकों पर, अब आते हैं समाजशास्त्री चिंतकों पर। समाजशास्त्री चिंतकों में हमारे यहां पर जो थिंकर हैं, जो हमारे थिंकर हैं, उनमें बहुत ही क्लासिकल थिंकर हैं, इनको शास्त्रीय चिंतक कहा जाता है। बेसिकली इनको क्लासिकल थिंकर बोला जाता है, शास्त्रीय चिंतक। इसमें पहला नाम है कार्ल मार्क्स का, पहला नाम है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स को कालजयी चिंतक कहा जाता है, यानी कि 100 युगों या युगों युगों में जिसकी जो है विचारधारा की गूंज हो उसको जो है कालजयी चिंतन बोला जाता है। तो कार्ल मार्क्स जो है आपके लिए कालजयी चिंतक की तरह से है। ठीक, कार्ल मार्क्स। ठीक, सोशोलॉजिकल थिंकर्स।
तो आपको 5-6 थिंकर्स बस पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। देखो पहला कार्ल मार्क्स है, दूसरा है इमाइल दरखाइम, तीसरा है मैक्स वेबर, चौथा है टालकाट पार्सन्स, पांचवा है रॉबर्ट किंग मेल्टन और छठा है मीड। ठीक, क्या क्या है? कार्ल मार्क्स हो गए, इमाइल दरखाइम हो गए, मैक्स वेबर हो गए, टालकाट पार्सन्स हो गए, रॉबर्ट किंग मेल्टन हो गए और मीड हो गए। ठीक है, तो इन सब पर डिटेल में एनालिसिस हम लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक, तो इसमें हम लोग बात करेंगे। देखिए अब यहाँ पर एक बात मैं अगर बताना चाहूँ आपको, तो देखिए 3 तरीके की समाजशास्त्र में विचारधाराएं होती हैं। 3 बेसिक पिलर्स होते हैं सोशियोलॉजी के थ्योरी के। एक होता है फंक्शनल अप्रोच, एक होता है फंक्शनल अप्रोच, प्रकारवादी उपागम। इसका अब देखो ये नाम बड़े बड़े हैं लेकिन काम बहुत छोटा है, तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बहुत प्रैक्टिकल ढंग से हमारा जो है समझाने का तरीका है, तो फुली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत ही शानदार तरीके से समाजशास्त्र सीखोगे। ठीक है, तो जो आपको यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाया गया होगा, ये चीज कभी नहीं बताई गई होगी। तो फंक्शनल जो अप्रोच है, फंक्शनल अप्रोच मतलब किसी भी घटना का जो अध्ययन करती है तो उसको सकारात्मक नजरिए से देखती है, बदलावों को भी वो कंटिन्यूटी एंड चेंज के प्रोसेस में जाकर देखने की कोशिश करती है, समझने की कोशिश करती है। ठीक है, यानी कि जैसे मैं यहाँ क्लास में तेज तेज बोल के पढ़ा रहा हूँ, ठीक, लेक्चर ले रहा हूँ, तो बाहर बड़ा बैठा आदमी वो देखेगा, कहेगा, वो पॉजिटिवली देखेगा कि सर हाँ क्लास ले रहे हैं, सर क्लास पढ़ा रहे हैं। या रोड पर 5-6 बच्चों का ग्रुप तेज तेज आपस में बात कर रहा है, तो एक पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाला आदमी ये कहेगा कि जो है जो बच्चे हैं आपस में किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, स्टूडेंट बातचीत कर रहे हैं। ठीक, तो जो पॉजिटिविस्ट थिंकर है या फंक्शनलिस्ट थिंकर है, ये पॉजिटिव नजरिए से किसी चीज को देखता है या कंटिन्यूटी एंड चेंज के फॉर्म में देखता है। ठीक, तो ये चीज है। ठीक है, लेकिन और दूसरा अप्रोच होता है मार्क्सिस्ट अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच होता है। और ये मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या करता है भाई, ये किसी घटना को रिवोल्यूशनरी नजरिए से देखता है, क्रांति के नजरिए से देखता है, एक्सप्लॉयटेशन के नजरिए से देखता है। ठीक, क्रांति के नजरिए से देखता है, शोषण के नजरिए से देखता है, वैचारिक क्रांति के नजरिए से भी देखने की कोशिश करता है ये जो है अप्रोच। जैसे एक जो है आप दूसरा एग्जांपल समझ सकते हो कि वही बच्चे अगर बातचीत कर रहे हैं, तो एक मार्क्सिस्ट अप्रोच का बंदा जो देखेगा तो कहेगा वो बच्चे निश्चित तौर पर किसी न किसी विषय में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं क्या। ठीक, एक अलग ही पर्सपेक्टिव में जाकर उस चीज को देखने की कोशिश करता है। ठीक, अलग ही पर्सपेक्टिव में जाकर चीजों को देखने और समझने की कोशिश बंदा करता है। ठीक, और तीसरा पर्सपेक्टिव होता है इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव, अंतःक्रियावादी उपागम। ठीक, अंतःक्रियावादी उपागम, ये अप्रोच क्या कहता है, ये अप्रोच क्या कहता है, ये अप्रोच देखिए बहुत ही क्लियर है अपने आप में। ये अप्रोच बताता है कि किसी भी घटना को हमें दूर से देखकर ऑब्जर्व करना ही नहीं है, हमें क्या करना होगा, हमें उस घटना के नजदीक पहुंचना होगा। तो हमें माइक्रो लेवल पर जाकर स्टडी करनी होगी, यानी कि वो बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हम दूर से कैसे जान सकते हैं। तो क्यों ना हम पास में जाकर उनको देख लेते हैं कि वो लड़ाई कर रहे हैं कि बातचीत कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पास में जाकर चीजों को देखेंगे तो हमें रियलिटी पता चल जाएगी। तो ये चीज, ये स्टडी का एक मतलब है, इस स्टडी का एक फायदा है कि ये माइक्रो लेवल पर जाकर रियलिटी को बहुत अच्छे से एक्सेस कर पाती है, तो रियलिटी को बहुत अच्छे से एक्सेस कर पाती है। ठीक, तो ये एक चीज है जो यहां पर आपको सीखनी है। ठीक, होपफुली आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो जो मार्क्सिस्ट थिंकर हैं उनमें आपके कार्ल मार्क्स हो गए। ठीक, ये मार्क्सिस्ट थिंकर हैं, ये मार्क्सिस्ट थिंकर हैं। ठीक, ये मार्क्सिस्ट थिंकर हैं, ये फंक्शनलिस्ट थिंकर हैं, ये इंटरेक्शनिस्ट थिंकर हैं, ये फंक्शनलिस्ट थिंकर हैं। ठीक, ये फंक्शनलिस्ट थिंकर हैं और ये इंटरेक्शनिस्ट थिंकर हैं। तो ये आपके कोर्स में है, ये आपके कोर्स में होपफुली आपको मार्क्सिस्ट अप्रोच, फंक्शनलिस्ट अप्रोच और इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच आपको क्लियर होगी। प्रकारवादी उपागम, मार्क्सवादी उपागम और अंतःक्रियावादी उपागम आपको थोड़ा थोड़ा समझ में यहाँ पर आ गया होगा। फिर हम लोग जब साथ लेकर चीजों को चलेंगे तो बहुत ही दमदार तरीके से चीजों को सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब पहला है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स का जो ये थ्योरी है ऐतिहासिक भौतिकवाद, क्योंकि कार्ल मार्क्स एक मार्क्सिस्ट थिंकर हैं, तो ये प्रत्येक 5 जो है समाज बताते हैं, कहते हैं अभी तक के जो समाज है वो 5 समाज रहे हैं
और ये बताने की कोशिश करते हैं कि सभी में जो है कहीं ना कहीं शोषण रहा है, सभी में कहीं ना कहीं जो निम्न तबका रहा है उसका शोषण रहा है। उसके लिए वो एक वर्ड यूज करते हैं हैप्स नॉट और प्रोलेटारियत, ठीक, तो उसका शोषण होता रहा है। सेकंड पॉइंट है उत्पादन विधि, ठीक, तो प्रोडक्शन मेथड को बताते हैं, तो कहते हैं उत्पादन विधि पर सदैव जो कंट्रोल है वो कैपिटलिस्ट क्लास का होता है, पूंजीपति वर्ग का होता है। तो जो मोड ऑफ प्रोडक्शन पर जिसका कंट्रोल होगा वही सोसाइटी को रूल करेगा। तो ये बात वो बताने की समझाने की कोशिश अपने इस थ्योरी के अंतर्गत करते हैं, ठीक। फिर विषमबंधन को बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं अलगाव, थोड़ा और सरल कर दें तो अलगाव बोलते हैं। तो अलगाव कब आएगा आपके अंदर, जैसे मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो कभी आपके अंदर ये फीलिंग आती ही नहीं होगी कि यार इस कंपनी का मैं ऑनर हूँ, आप उसको अंदर एम्प्लॉय एक पाते होंगे। और जैसे मान लो कोई विसंबंधन है क्या, बेसिकली जैसे कोई एम्प्लॉय किसी ऑडी कंपनी में काम करता है, ठीक, या किसी बहुत अच्छी साड़ी की दुकान में काम करता है या साड़ी बुनता है, लेकिन अपनी बीबी के लिए कभी 25,000 की साड़ी नहीं पहना पाता, जबकि 25,000 की साड़ी हर दूसरे दिन मान लो तैयार कर देता हो, लेकिन वो अपनी बीबी को नहीं दे सकता क्योंकि उसकी सैलरी 5,000 8,000 रुपये होती, तो अपनी जिंदगी में वो कभी अपनी बीबी के लिए साड़ी नहीं दे सकता। तो क्या होता है, मार्क्स बताता है कि वो 3 तरीके से लगाव होगा, एक होगा व्यक्ति का स्वयं से, दूसरा समाज से, और तीसरा वस्तु से, ठीक। चूंकि काम के घंटे अधिक होंगे तो दोस्तों यारों से नहीं मिल पाएगा, रिश्तेदारों में नहीं जा पाएगा, तो समाज से अलगाव हो जाएगा। मशीन से अलगाव इसलिए होगा चूंकि मालिक तो उसका है ही नहीं वो, और खुद से अलगाव इसलिए होगा कि जब 12-14 घंटे काम लेगा तो परिवार से खुद के बारे में कभी सोचेगा नहीं, वो सिर्फ उत्पादन की वस्तु बनकर रह जाएगा। तो मार्क्स कहता है कि कमोडिटाइजेशन एक तरीके से हो जाता है, मनुष्य को एक वस्तु की तरह ट्रीट करता है पूंजीवाद। फिर अगला सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ठीक। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो मार्क्स कहते हैं कि वर्ग संघर्ष कब होगा, जब एक वर्ग होगा पूंजीपति जो थोड़ा सा होगा कैपिटलिस्ट होगा, दूसरा होगा प्रोलिटेरियत यानी कि सर्वहारा होगा। तो ये वर्ग संघर्ष है, ये तब आएगा जब क्लास इटसेल्फ होगा, यानी कि अपने में वर्ग जो बने हैं, मजदूर इधर उधर हैं, काम करते हैं, सही सैलरी सही वेतन ना मिल पाने पर वो कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन कहते हैं संघर्ष की स्थिति आ जाएगी जब वो अपने में से अपने लिए वर्ग बन जाएगा, यानी कि वो स्वयं के लिए वो काम जो है करेगा, स्वयं में उसकी चेतना जागृत हो जाएगी और वो इस पूंजीवादी शोषण के खिलाफ क्रांति कर देगा, ठीक। दैट इज कॉल्ड क्लास स्ट्रगल या क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब दूसरे थिंकर हैं, ये तो आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, ठीक, होपफुली। सेकंड थिंकर है इमाइल दरखाइम है। इमाइल दरखाइम किसकी बात करते हैं, श्रम विभाजन की बात करते हैं, ठीक। श्रम विभाजन कोई दो तरीके से बताते हैं, एक श्रम विभाजन है जो प्राचीन समाज है, ठीक, और एक समाज इसके लिए वो यांत्रिक समाज यूज करते हैं, और एक समाज है जो आधुनिक समाज है। तो जैसे प्राचीन समाजों में कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था, ठीक, आज के समाजों में कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी कि जटिल श्रम विभाजन है। जैसे अगर आप टेलर हैं तो आप किस मामले में बहुत एक्सपर्टाइज है, ठीक, क्या आप बहुत अच्छा सूट सिल लेते हैं, क्या बहुत अच्छी आप सदरी सिल लेते हैं, या बहुत अच्छा पैंट शर्ट सिल लेते हैं, ठीक। तो स्पेशलाइजेशन है अलग अलग सेक्टर में, तो इसी को कहते हैं, ये जो स्पेशलाइजेशन है वो आज की समाज की जरूरत है, ठीक। जैसे आप इंजीनियर हैं तो कौन से इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर हैं, या आप जो है मैकेनिकल इंजीनियर हैं, या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या माइनिंग्स में हमने इंजीनियरिंग की है, तो ये एक स्पेशलाइजेशन है। जैसे डॉक्टर है हार्ट स्पेशलिस्ट, जो है क्या कहते हैं ब्रेन स्पेशलिस्ट को न्यूरो स्पेशलिस्ट वाली दवा उस हद तक नहीं जाकर दे सकता, ठीक, जितना वो स्पेशलाइज होकर काम कर सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज है। फिर सोशल फैक्ट, तो कहते हैं एवरीथिंग इज सोशल फैक्ट, ये इनकी मेथोडोलॉजी भी है। फिर है आत्महत्या, वैसे तो आत्महत्या को आप लोग बहुत से कारणों से समझते होंगे, बहुत सी चीजें इसके अंतर्गत आप पाते होंगे, लेकिन जो आत्महत्या है, जो दरखाइम आत्महत्या के बारे में बताता है, इसकी एक बुक है ला सुसाइड 1897 में आती है। उसमें वो सुसाइड के मात्र 4 फैक्टर बताता है, 4 रीजन बताता है, उसमें भी वो 3 को बेसिकली सबसे महान बताता है, मेन पॉइंट बताता है, अहमवादी परार्थवादी ऐसे करके, ठीक है। फिर धर्म और समाज, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था और इसके माध्यम से बताया कि रिलीजन जो है सोशल सॉलिडरिटी यानी कि सामाजिक सुदृढ़ता का काम करता है। फिर आते हैं मैक्स वेबर क्या सिद्धांत देते हैं, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, सोशल एक्शन की थ्योरी का कंसेप्ट मैक्स वेबर देते हैं। तो सोशल एक्शन क्या है भाई, ये कहते हैं कि कोई भी एक्शन जो हम इंडिविजुअल, जैसे मैं पानी पी रहा हूं तो ये सोशल एक्शन नहीं है,
ठीक, लेकिन मैं पानी पिला रहा हूं गरीबों को, तो ये सोशल एक्शन है। ठीक, यानी कोई भी क्रिया जिससे समाज के एक से अधिक लोग प्रभावित होते हों, डेट इज कॉल्ड सोशल एक्शन। अदरवाइज योर पर्सनल वर्क इज नॉट सोशल एक्शन। ठीक, फिर आइडियल टाइप क्या होते हैं, तो ये इनका मेथोडोलॉजी बताया। फिर सत्ता बताया है, सत्ता, तो सत्ता को दो तरीके से बताते हैं। एक होता है कि लीगल पावर, डेट इज कॉल्ड अथॉरिटी। बहुत ही कंक्रीट ढंग से आप हमसे सीखेंगे। लीगल पावर, जैसे मान लो एक चोर है जो आपके घर में चोरी करता है, जबरदस्ती करता है, ठीक, तो वो उसके अंतर्गत भी तो पावर है, उसके अंतर्गत भी तो शक्ति है, लेकिन क्या वो लीगलिटी है उसमें? लेकिन क्या उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर, ईडी, सीबीआई एक्सेट्रा, गवर्नमेंट बॉडीज अगर आपके यहाँ पर आती हैं और आपका यहाँ चेक करती हैं, तो वो जो है जिस तरीके से काम करती हैं वो एक ऑर्गेनाइज वे में काम करती हैं, तो वो सत्ता का उदाहरण है, क्योंकि उनकी शक्ति में जो है, उनकी शक्ति में वैधानिकता छिपी हुई है। लेकिन एक चोर की शक्ति में वैधानिकता नहीं होगी। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए, फिर ब्यूरोक्रेसी का मॉडल, तो वेबर से अच्छा ब्यूरोक्रेसी का मॉडल आज तक किसी समाजशास्त्री ने नहीं दिया है, तो इसको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, शानदार तरीके से समझेंगे, जिसका उपयोग अब देखिए, जैसे आप ये सब पढ़ लोगे, जब आप ये सब चीजें पढ़ लोगे, तो क्या आपको जरूरत पड़ेगी जो है पेपर 2 में आपके काम नहीं आने वाला, जीएस में? ठीक, ये आपके काम आने वाला। और ये जैसे है, ये चीजें हैं, ये चीजें आपके काम में आने वाली हैं, ये आपके काम में आने वाली एथिक्स के पेपर में, प्रोटेस्टेंट नीतिशास्त्र और पूंजीवाद की भावना। ये पूरी वेबर की बुक है जिसमें उन्होंने 6 धर्मों का अध्ययन किया था, स्टडी है पूरी, और उन्होंने बताया था कि जो पश्चिम के जो धर्म है बहुत ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड है, तो क्यों है उसका रीजन बताया था, उसके फैक्टर्स बताए थे, जो हम लोग बहुत डिटेल में बहुत ही शानदार तरीके से एनालिसिस करते हुए इसको समझेंगे 1 to 1। ठीक है, फिर पार्सन्स आ जाते हैं, अगले थिंकर पार्सन्स ने क्या सिद्धांत दिया था? सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। ठीक, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, सोशल सिस्टम की थ्योरी। तो ठीक, तो कहते हैं कि कोई भी जो, ये भी एक फंक्शनलिस्ट थिंकर, यानी चीजों को पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं, तो कहते हैं सोसाइटी कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और अगर कोई भी बदलाव होता है तो समाज के लिए सकारात्मक ही होगा। ठीक है, और इन्होंने एक मॉडल दिया था, एजिल मॉडल, एजिल। ठीक, एजिल मॉडल दिया था, ऐसे करके इसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, फिर पैटर्न वेरिएबल, तो पैटर्न वेरिएबल पर उन्होंने 5 चीजें बताई थी जो पैटर्न वेरिएबल में इनके आती हैं, जिनको हम लोग समझेंगे, यानी कि अपना बनाम पराया, ऐसे करके 5 बातें उन्होंने बताई हैं। फिर अगले थिंकर हैं रॉबर्ट किंग मर्टन। ये भी जो है, ये क्या है, ये भी पार्सन्स के दरअसल ये शिष्य थे। जो रॉबर्ट किंग मर्टन है ये पार्सन्स के शिष्य थे। ठीक, और इन्होंने लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन की बात करी है। अभी लेटेंट मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होते हैं? अव्यक्त और अभिव्यक्त प्रकार क्या होते हैं? ठीक, ठीक, यानी कि कोई ऐसा काम लेटेंट, यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई ऐसा काम जिससे दूसरे लोग प्रभावित होते हैं। ठीक, तो इस एक को कहते हैं प्रकार्य, बेसिकली अगर सरल भाषा में कहूं, और एक को कहते हैं दुष्प्रकार्य। दूसरे तरीके समझाएं तब समझ में आएगा, यहाँ थोड़ा टेक्निकल हो रहा है। तो देखिए, प्रकार्य क्या है? वे सभी, क्या नहीं, आपके काम जो समाज के लिए, अपने आप के लिए, ठीक, आपके समूह के लिए सकारात्मक है, अच्छे निर्णय लेकर आते हैं। ठीक, तो वो है जो है वो है प्रकार्य। ठीक, और एक होते हैं दुष्प्रकार्य, यानी ऐसे कोई भी काम जिनसे समाज का नुकसान होता है, आपके व्यवहार से लोगों में गलत मैसेज जाता है, उसको कहा जाता है डिसफंक्शनल। ठीक, या दुष्प्रकार्य। ठीक, तो ये चीज आपने यहाँ समझी। फिर अगला है कॉन्फॉर्मिटी एंड डेविएंस। रेफरेंस ग्रुप, संदर्भ समूह क्या होते हैं? अब यहाँ संदर्भ समूह बहुत मजेदार है। ठीक, कन्फर्मिटी, अनुरूपता और विचलन। तो अनुरूपता का एक पूरा इनका डायग्राम साइंटिफिकली बताएंगे। 5 चीजें उसमें भी आती हैं, अनुरूपता, नवाचार, रूढ़िवाद, है ना, प्रत्यावर्तन, ऐसे करके, फिर विद्रोही। तो ये 5 चीजें उसमें आएंगी, जिनको आपको हम बताएंगे चार्ट, फ्लो चार्ट के माध्यम से, गांधीयन अप्रोच वगैरह के साथ, जो है नेल्सन मंडेला के अप्रोच के साथ ऐड करके बताएंगे। फिर डेविएंस, विचलन। तो विचलन कब क्रिएट होता है? जब साधन और साध्य में विलोम संबंध हो जाता है। जैसे एक लड़का, आप लोग हैं, दिन रात मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, ठीक, सफल होने के लिए, परेशान है हर तरीके से, लेकिन एक बच्चा जो सोचता है कि यार कि मैं ना चोरी करूंगा और मैं जो है लक्ष्य प्राप्त करूंगा, तो देखो पाना तो दोनों आईएएस बनना चाहते हैं। एक चाहता है कि हम घूस देकर आईएएस बन जाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है, और एक चाहता है कि हम मेहनत करके बने। तो मेहनत करने वाला बंदा साधन और साध्य में अनुरूपता बता रहा है, और चोरी करने वाला बंदे का साध्य तो है
पर उसके साधन वो क्या कर रहा है, गलत प्रयोग कर रहा है, क्योंकि वो घूस देगा, पेपर चोरी करेगा, नकल करेगा, ये सब जो है तरीके अपना रहा है। तो ये चीजें हैं। फिर रेफरेंस ग्रुप जो बहुत ही शानदार है, संदर्भ समूह इसे बोलते हैं, संदर्भ समूह बोलते हैं। यानी जैसे आप लोग तैयारी करते हो तो किसी ना किसी आईएएस ऑफिसर से यूट्यूब पर ही सही या कहीं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही सही प्रभावित होकर आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट करी होगी, या घर परिवार में कोई ना कोई होगा जिससे प्रभावित होकर आपने अपनी तैयारी शुरू करी होगी। तो संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप वही होता है कि जिसके जैसा हम बनने की कोशिश करते हैं उसके जैसा हम बन जाते हैं। ठीक, तो वही संदर्भ समूह है जिसको हम आदर्श मान के चलते हैं कि हाँ, अगर हम हीरो बनना चाहते हैं, शाहरुख खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, फला फला, हीरोइन बनना चाहती हैं तो ये चीजें हीरोइंस को हम टारगेट करते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं तो ये आईएएस हमारे जो है चीजों में रहेंगे, टीचर बनना चाहते हैं तो फला फला टीचर हमारे आदर्श हैं। ठीक, तो वो सब चीजें हैं, ये रेफरेंस ग्रुप है। लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है। अब जैसे कोई मिर्जापुर मूवी देखकर मुन्ना भैया बनना चाहे, कालीन भैया बनना चाहे, तो क्या वहां पर वो रेफरेंस ग्रुप तो है, पर वो नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप है। ठीक, नकारात्मक संदर्भ समूह है। ठीक, फिर अगला है, लास्ट थिंकर है मीड। ठीक, मीड है, तो इनका सेल्फ और आइडेंटिटी का कंसेप्ट है, आत्म या इसे स्व और तादाद में कंसेप्ट का कंसेप्ट कहते हैं। ठीक, तो इसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। इसमें क्या है कि किसी भी चीज की बहुत स्टेजेस में व्याख्या होती है, आई, मी, ठीक, इस तरीके से उसको बताया जाएगा। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के बारे में बताया जाएगा। तो वहां पर आप इस थ्योरी को बहुत ही शानदार तरीके से समझोगे। इसमें क्या होता है, किसी भी घटना का बहुत ही माइक्रो लेवल पर स्टडी किया जाता है, माइक्रो लेवल पर स्टडी किया जाता है। ठीक, माइक्रो लेवल पर जाकर इसकी स्टडी की जाती है। बहुत ही शानदार थ्योरी है, आपको एकदम मजा आ जाएगा, आपकी सोच उसी तरीके की हो जाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। चलिए, अगली यूनिट है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5, इसका नाम है स्तरीकरण, गतिशीलता, स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। ठीक, स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला है संकल्पनाएं। संकल्पनाएं यानी कि थेरीज या कंसेप्ट कह सकते हो। ठीक, कंसेप्ट कह सकते हो। तो इसमें क्या है, समानता। देखिए, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ही है जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मान लो ये 4 वर्ण हैं। ठीक, उसी तरह से जैसे आप भूगोल में पढ़ते होगे, भूगोल में पढ़ते होगे तो सियाल, सीमा, निफे, सियाल, सीमा, निफे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो ये पृथ्वी की परत की अलग अलग चट्टाने हैं कि नहीं है? उसी तरीके से समाज में ब्राह्मण की स्थिति सर्वोच्च, फिर क्षत्रिय की स्थिति, फिर वैश्य की, और फिर सबसे नीचे शूद्र की स्थिति। तो यही स्ट्रेटिफिकेशन को दर्शाता है। चलो, इससे भी नहीं समझ में आया और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे ब्यूरोक्रेसी है, ऊपर क्या है, डीएम है, मान लो ऊपर रख देते हैं, फिर एडीएम है, फिर एसडीएम है। ठीक, इसी तरीके से नीचे फिर तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, फिर फला, फिर फला, फिर फला, ऐसे ही एक हायरार्की क्रिएट होती। तो ये जो है समानता और असमानता के चीजें समझेंगे। ठीक, इक्वलिटी और अनइक्वलिटी को समझेंगे, फिर हायरार्की को समझेंगे जो मैंने ये बताया। ठीक, फिर इंक्लूजन को समझेंगे कि कैसे हम इसमें समावेशन ला सकते हैं। ठीक, एक्सक्लूजन यानी जो है अपवर्जन, यानी कि जो लोग बाहर जा रहे हैं काम करने, परेशान हैं, ये सब चीजों को समझेंगे। फिर अधिक्रम, अधिक्रम को समझेंगे, अपवर्जन को समझेंगे। ठीक, और फिर गरीबी और वंचना को, डिप्रिवेशन को भी इसके अंतर्गत हम समझेंगे। ठीक, बहुत ही शानदार तरीके से कि उसके क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है, सोशियोलॉजी के थिंकर्स के माध्यम से समझेंगे, जैसे मार्क्स वगैरह को यूज करते हुए, मार्क्स वगैरह को यूज करते हुए बहुत ही शानदार तरीके से उस चीज को हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, फिर आता है अगला है सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत, जैसे संरचनात्मक प्रकार्यवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत और वेबर का सिद्धांत। तो यहाँ पर हम लोग थ्योरी में आएंगे, मार्क्स की थ्योरी, वेबर की थ्योरी, मेल्विन ट्यूमन की थ्योरी को समझेंगे कि स्ट्रेटिफिकेशन का अलग अलग मॉडल। जैसे मार्क्स है 2 ही बताता है, एक बताता है कैपिटलिस्ट होता है, एक बताता है प्रोलेटेरियत होता है, यानी कि एक पूंजीपति और एक सर्वहारा। वेबर 3 से 4 मॉडल, 3 से 4 जो है हायरार्की में बताते हैं। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे। फिर आगे आता है कि डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ क्लास। ठीक, स्टेटस ग्रुप, जेंडर, एथनिसिटी एंड रेस। ठीक, तो इनको हम लोग समझेंगे कि इसके आयाम समझेंगे जब, तो उसमें है जैसे वर्ग का सिद्धांत क्या है, तो वर्ग देखिए पूंजीपति, सर्वहारा, मध्यम वर्ग, ऐसे तमाम वर्ग होते हैं, तो उनको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, 9 मध्यम वर्ग,
ये स्थिति समूह क्या होते हैं, स्टेटस ग्रुप क्या होते हैं, जेंडर के कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे। जेंडर का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों आते हैं जेंडर में, ठीक। तो पोजीशनिंग, जैसे हमारा समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक समाज है हमारा। हमारा समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक समाज है। तो ये जो पितृसत्तात्मक समाज है हमारा, ये जो हमारा पितृसत्तात्मक समाज है, जो डोमिनेट करता है महिलाओं को, उन पर नियंत्रण बनाता है, तो उसको समझेंगे। निर्जातीयता क्या होती है, एथनिसिटी होती है, यानी कि ऐसे ग्रुप्स, ऐसे लोग जो समाज की मुख्य धारा में भी शामिल हैं, लेकिन उनकी लाइफ, उनकी कल्चर, उनकी जो है जीवन शैली, उनका पहनावा ओढ़ावा एकदम डिफरेंट तरीके का है, एकदम यूनिक है, उनको कहा जाता है एथनिक ग्रुप। फिर रेस को समझेंगे, प्रजाति जो मंगोलायड, ऑस्ट्रेलाइड इत्यादि इत्यादि, तो इनका जो है भी स्ट्रेटिफिकेशन है, तो उसको समझेंगे। फिर लास्ट में सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत देखेंगे। सामाजिक गतिशीलता, तो इसमें खुली और बंद गतिशीलता आएगी। तो ये सोरोकिन एक थिंकर हैं, सोरोकिन, उनके नजरिए से बताया जाएगा। अब खुली गतिशीलता का मतलब है जैसे वर्गीय व्यवस्था, जैसे यूरोप में वर्गीय व्यवस्था, आप किसी जाति से बिलोंग करते हैं, जैसे अपने यहाँ शूद्र का व्यक्ति उच्च काम नहीं कर सकता था, ठीक, लेकिन अभी क्या है, अभी कर सकता है। लेकिन ये कब जो है संभव हुआ, जब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आ गई। लेकिन यूरोप में हमेशा से था, ठीक। तो वहाँ खुली व्यवस्था है, वर्गीय व्यवस्था है, हमारे यहाँ पर जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, तो बंद व्यवस्था है। गतिशीलता के प्रकार, टाइप ऑफ जो है मोबिलिटी है, ठीक। तो इसमें जो है क्षैतिज और उदग्र, हेरिजॉन्टल और वर्टिकल मोबिलिटी को हम लोग समझेंगे। फिर गतिशीलता के क्या स्रोत हैं और जो है क्या कारण है, फैक्टर्स ऑफ जो है, फैक्टर्स ऑफ मोबिलिटी, रिसोर्सेज या जो है उनके जो रीजन्स हैं उनको समझेंगे, कॉज को समझेंगे, ठीक है। फिर आता है यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 आ जाती है, इसमें कार्य और आर्थिक जीवन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कार्य और आर्थिक जीवन को समझेंगे, ठीक। वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, तो इसमें पहला यूनिट क्या कह रहा है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी, स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, ठीक, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी एक्सेट्रा, ठीक। तो ये बहुत ही शानदार है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में कार्य का सामाजिक संगठन, जिससे चाहे दास समाज हो, चाहे सामंती समाज हो, चाहे औद्योगिक पूंजीवादी समाज हो। तो एक थिंकर है बार्टो मोर, उनका पूरा काम है इस पर, बार्टो मोर का, ठीक। और मार्क्सिस्ट काम है उनका, मार्क्सवादी थिंकर हैं, यानी घटनाओं को नकारात्मक जहन से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो ये उनकी जो है स्टडी को यहाँ हम लोग समझेंगे। फिर है कार्य का औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। तो देखिए, फॉर्मल जॉब कौन सी होती हैं या फॉर्मल वर्क्स कौन कौन से होते हैं, वे सभी जो काम जो समाज जो है फॉर्मल होते हैं, जिनमें जो वेतन है वो मिलता है, काम के घंटे तय होते हैं, महिला और पुरुष के कार्य के बीच में भेद नहीं होता है, आपके आपके जो है चीज़ों का रजिस्ट्रेशन होता है एक्सेट्रा, आपके पास जो है तमाम तरीके की सुविधाएं होती हैं, सिक्योरिटीज़ होती हैं, वो फॉर्मल वर्क होता है। इनफॉर्मल वर्क कौन सा होता है, इनफॉर्मल वर्क कौन सा होता है भाई, ये, लेकिन ये सब चीज़ें सोशोलॉजिकल लिखी जाएंगी। तो इनफॉर्मल वर्क में जानते हो कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें आती हैं असंगठित क्षेत्र के मजदूर, जैसे एमएसएमई सेक्टर है, जो रेहड़ी पटरी के किनारे काम करते हैं, ठीक, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक, ये लोग इसमें आते हैं, ठीक। फिर लास्ट है श्रम एवं समाज। तो श्रम एवं समाज, तो जो लेबर है एंड सोसाइटी, तो लेबर का किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है, लेबर का करेक्टर किस तरीके से चेंज हो गया है, आज किस तरीके से मॉडर्नाइज एआई का यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों का यूज होकर काम हो रहा है, उन सब चीज़ों को हम यहाँ समझेंगे। चलिए, अगली यूनिट है यूनिट नंबर 7, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, ठीक है। राजनीति एवं समाज, इसमें क्या है, पहला सत्ता के समाजशास्त्री सिद्धांत, सोशोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पावर, ठीक। तो भाई सीधा सा है, वेबर का सिद्धांत, मार्क्स का सिद्धांत, एक समाजशास्त्री विल्फ्रेडो पेरेटो, इनका सिद्धांत, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, ठीक। फिर से सत्ता प्रवचन, अधिकारी तंत्र, दबाव समूह और राजनीतिक दल, ठीक। अब ये सब चीजें पेपर 2 में काम आने वाली कि नहीं आने वाली हैं, पावर एलीट, ब्यूरोक्रेसी, प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक। तो राजनीतिक दलों के उद्भव और विकास, इमरजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इंडिया एंड वर्ल्ड, इसको हम लोग समझेंगे।
एंड सेकंड प्रेशर ग्रुप को समझेंगे, दबाव समूह को। तो दबाव समूह जैसे भी किसान जो है, किसानों ने साल भर 1 साल तक जो है लगातार 3 किसान कानूनों का विरोध किया है, तो एक प्रेशर ग्रुप की तरह से है। ठीक, लोकतंत्र में जो विपक्ष है, जो पार्टी विपक्ष में, वो प्रेशर ग्रुप की तरह से है। छात्रों का जो संगठन है वो क्या है, प्रेशर ग्रुप की तरह से है। तो ये सब चीजें इसमें हम लोग समझेंगे। ठीक, तो ये चीजें हैं। पावर एलीट क्या होते हैं? पावर एलीट क्या होते हैं? पावर एलीट बेसिकली वो होते हैं जो सत्ता में हमेशा काबिज होते हैं, जो जिनके हाथ में सत्ता होती है, डेट इज कॉल्ड पावर एलीट। ठीक, शक्ति अभिजन या सत्ता अभिजन इनको बोला जाता है। ठीक है, फिर ये चीजें हो गई। सेकंड जो चीज है, उसको देखते हैं। वो क्या है? राष्ट्र, राज्य, नागरिकता, लोकतंत्र, सिविल सोसाइटी एंड विचारधारा। ठीक, इसमें क्या है? नेशन, स्टेट, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, सिविल सोसाइटी एंड आइडियोलॉजी। ठीक, तो आइडियोलॉजी के डायमेंशन होते हैं बहुत सारे। जैसे हमारे भारत में क्या है? बीजेपी की अलग आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की अलग आइडियोलॉजी है, सीपीआई की अलग आइडियोलॉजी है, सीपीएम की अलग आइडियोलॉजी है। ठीक, समाजवादी पार्टी की अलग है, मायावती की अलग है। इसी तरीके से पैन इंडिया अलग अलग आइडियोलॉजीज है। ठीक, तो विभिन्न विचारधाराएं जो दुनिया में है, भारत में है, उनको हम लोग समझेंगे। ठीक, फिर सिविल समाज कौन होता है? नागरिक समाज कौन होता है? इसको नागरिक समाज और सिविल समाज दोनों बोलते हैं। सिविल समाज और नागरिक समाज दोनों बोलते हैं। ठीक, ये समाज का बेसिकली मिडिल क्लास होता है, अपर मिडिल क्लास होता है, जो समाज की जो जरूरतें हैं, समाज की जो आवश्यकताएं हैं, उनकी मांग रखता है, उनके विषय में समाज में चर्चा करता है, समाज में जन जागरूकता भी लेकर आता है, इत्यादि इत्यादि, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे काम जो है सिविल सोसाइटी करती है। बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बताया है। लोकतंत्र आपको पता ही है कि डेमोक्रेसी, जहां पर डेमोक्रेसी क्या, कहाँ का सिंपल मतलब क्या है? जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक, तो ये जो कंसेप्ट है वो है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का दुनिया में करेक्टर कैसा है? ठीक, तो उसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेसी का करेक्टर है दोस्तों, उसको बहुत ही प्यार से डिटेल में समझाऊंगा। फिर सिटीजनशिप का कंसेप्ट इंडिया में कैसा है? ठीक, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट उस पर पड़ा। स्टेट का कंसेप्ट कैसा है? स्टेट में क्या चीजें 4 शामिल होती हैं, आप लोग बता सकते हैं? ठीक, तो जो है संप्रभुता, सरकार, जनसंख्या और निश्चित भूभाग। ठीक, तो ये चीजें सब शामिल होती हैं। फिर नेशन, नेशन का कंसेप्ट समझेंगे, तो ये चीजें आ जाती हैं। ठीक, जिनको हम लोग डिटेल में प्यार से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब आते हैं लास्ट में इसमें है विरोध, आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, सामूहिक क्रिया और क्रांति। ठीक, प्रोटेस्ट, एजिटेशन, सोशल मूवमेंट, कलेक्टिव एक्शन एंड रेवोल्यूशन। ठीक, तो सामूहिक क्रिया क्या होती है? सामूहिक क्रिया वे होती है जिसमें कोई एक से अधिक लोग साथ मिलकर किसी भी सोशल इशू पर या किसी भी मुद्दे पर बातचीत जब करते हैं, तो सोशल एक्शन के अंतर्गत वो चीज आती है। सामूहिक क्रिया है, यहाँ सामाजिक क्रिया नहीं, सामूहिक क्रिया है। उसके बहुत से प्रभाव होते हैं। फिर क्रांति है। क्रांति की खास बात क्या होती है? ये विचारधारा इसमें नहीं होती है। क्रांति की खास बात क्या होती है? इसमें विचारधारा का समावेशन नहीं होता है, जबकि आंदोलन में विचारधारा होती है। मार्क्स वगैरह के आइडिया को इसमें लेकर आएंगे, बताएंगे अलग अलग डायमेंशन से। फिर विरोध क्या होता है? एजिटेशन क्या होता है या प्रोटेस्ट क्या होता है? तो ये गवर्नमेंट के खिलाफ हो सकता है। ठीक, जो है तमाम और गवर्नमेंट बॉडीज के खिलाफ हो सकता है। ये तमाम तरीके से इसको बताएंगे। आंदोलन क्या होते हैं? आंदोलन जो होते हैं जिनमें खास एक आइडियोलॉजी होती है, जैसे अन्ना हजारे का मूवमेंट भ्रष्टाचार के लिए जो था, ठीक, उसको। फिर सोशल मूवमेंट बहुत सारे हैं, जैसे पर्यावरणीय आंदोलन, महिला आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन इत्यादि। ठीक, तो ये सारे आंदोलन हम लोग इसके अंतर्गत में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है इसके अंतर्गत। फिर आता है यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8, इसमें क्या कहा गया? रिलीजन एंड सोसाइटी की बात करी गई है, धर्म और समाज की बात करी गई है। तो इसमें पहला क्या है? पहला क्या है? सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ रिलीजन, धर्म के समाजशास्त्री सिद्धांत। सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ रिलीजन, धर्म का समाजशास्त्री सिद्धांत। तो यहाँ आप किसको किसको समझेंगे? यहाँ हम आपको बताएंगे टायलर के बारे में। टायलर क्या है? भूत प्रेत को धर्म का आधार मानते हैं। मैक्स मूलर के बारे में बताएंगे। मैक्स मूलर किसको मानते हैं?
प्रकृति को मानते हैं। ये तब की बात है जब धर्म का विकास हो रहा था। और फिर दुर्खिम किसको मानते हैं? समाज को मानते हैं। ठीक, वेबर की विचारधारा को बताएंगे, ठीक, मार्क्स की विचारधारा को बताएंगे। ये सब डिटेल में एनालिसिस हम लोग करेंगे, बहुत ही प्यार से इसको समझेंगे। फिर धार्मिक विकास के क्रम, जीववाद यानी वही बात है, भूत प्रेत को मानना, एकत्ववाद यानी एक ईश्वर को मानना। जैसे जैसे व्यक्ति का बुद्धि विकास होता गया उसने ऐसा काम करना शुरू किया। बहुतत्ववाद यानी बहुत से ईश्वर हो सकते हैं। पंथ, उपासना पद्धतियां, इन सब चीजों को हम लोग समझेंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलीजन एंड प्रैक्टिस, एनिमिज्म, मोनिज्म, प्लूरिज्म, सेक्ट एंड कल्ट, इन सब चीजों को समझेंगे कि पंथ, देखिए एक तो होता है धर्म, एक होता है संप्रदाय, संप्रदाय से नीचे भी होता है पंथ होता है। ठीक, तो उसको समझेंगे। जैसे कहते हैं नाथपंथी, हटपंथी, जैसे स्वामी जो ये हैं योगी आदित्यनाथ, ये हट पंथ से आते हैं, बहुत हठी है ना। जैसे नागा वगैरह होते हैं वो हटपंथी होते हैं, अपनी विचारधारा पर एकदम अड़े रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक समाज में धर्म, विज्ञान, ठीक, ये चीजें हैं, धर्म निरपेक्षीकरण, धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद और मूल तत्ववाद। ठीक, रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी, रिलीजन एंड साइंस, सेकुलराइजेशन, रिलीजियस रिवाइवलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये आपके कोर्स में है। अब आधुनिक भारत में जो धर्म का, आधुनिक समाज में जो धर्म का करेक्टर है, तो रिलीजन भी बहुत ज़्यादा सफिस्टिकेटेड हो गया है, बहुत ज़्यादा रेशनल हो गया है। वो जो एक तरीके का कुछ लोगों का दबदबा था धर्म पर, वो नहीं है। ठीक, तो वो सब पर्सपेक्टिव हम लोग यहाँ पर समझेंगे। धर्म निरपेक्षीकरण का मतलब क्या होता है कि किसी भी धर्म के प्रति जो है हमारा जो भावना है, हमारी जो फीलिंग है वो निगेटिव ना हो। ठीक, हम अपने धर्म का सम्मान करें लेकिन हम अन्य धर्मों को भी जो है स्वीकार करें। ठीक, उनको हम बुरा ना कहें। धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपके धर्म में कुछ बुराइयां आ गई हैं तो उसको ठीक करना। जैसे 18वीं 19वीं शताब्दी में धार्मिक सुधार आंदोलन चले थे। इस्लाम में जो है सूफी मूवमेंट जो चला था वो रिवाइवलिज्म का जो है दौर था। और मूल तत्ववाद यानी कि प्रत्येक रिलीजन के कुछ बेसिक चीजें होती हैं, मूल तत्व होते हैं, उनको हमें यहाँ पर समझना होगा, उन फंडामेंटल्स को समझना होगा। ठीक है। फिर यूनिट नंबर 9 आ जाती है, सिस्टम ऑफ किनशिप। सिस्टम ऑफ किनशिप, नातेदारी की व्यवस्थाएं। ठीक है, नातेदारी की व्यवस्थाएं। तो इसमें एक पहला है परिवार, गृहस्थी और विवाह, फैमिली, हाउस होल्ड एंड मैरिज। तो देखिए सिंपल है, जो फैमिली है, परिवार है, वो भाई दो तरीके से होता है बेसिकली, और उसके बहुत टाइप होते हैं, सब टाइप। तो एक होता है ज्वाइंट फैमिली और एक होता है न्यूक्लियर फैमिली, एकाकी परिवार। एकाकी परिवार में कौन लोग होते हैं? पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। ठीक, और ज्वाइंट फैमिली में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग रहते हैं। इनका एक पूजा स्थल होता है, एक निवास होता है, मुखिया की प्रधानता होती है, यानी घर में एक आदमी जो होगा जो लीडिंग होगा। ठीक, तो ये सब चीजें हैं। विवाह, विवाह के 8 प्रकार अपने यहाँ पर बताए गए हैं, जिनमें 4 मान्य है, 4 मान्य नहीं है। ठीक, उनको डिस्कस करेंगे। विवाह के परिवार के प्रकार देखेंगे और उसका स्वरूप, यानी कि आज के समाज में जो न्यूक्लियर फैमिली डेवलप हो रही है और उसके कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, अब तो जो है सिंगल पेरेंटल मदर भी आ गए हैं। वंश एवं वंशानुक्रम को समझेंगे। ठीक, लीनिएज एंड डिसेंट को समझेंगे। ठीक, ये चीज भी इसके अंतर्गत आती है। फिर है पितृतंत्र एवं श्रम का लिंगाधारित विभाजन। जो हमारे यहाँ पर पेट्रियार्की है, पितृ सत्तात्मकता है, यानी कि जो है पिता, या कह सकते हो पुरुष, पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज है। इस पुरुष प्रधान समाज के प्रभाव को, उसके इफेक्ट को हम लोग समझेंगे कि उसकी वजह से जो वीमेंस के रोल है, महिलाओं की जो भूमिका है वो कितनी नगण्य सी हो गई है। ठीक है, तो उसको समझेंगे। फिर उसके जो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड है, ये जो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड है, चाहे पैट्रियार्की में हो, चाहे लीनिएज डिसेंट में हो, चाहे टाइप ऑफ फॉर्म्स एंड जो है फैमिली में हो, या हाउस होल्ड एंड मैरिज में हो, उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है। फिर 10वीं यूनिट है, 10वीं यूनिट है, यह है आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी। ठीक, सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, तो इसको समझेंगे। इसमें देखिए पहला है सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के समाजशास्त्रीय सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन के समाजशास्त्रीय सिद्धांत। अब इस सामाजिक परिवर्तन के समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन के समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या कहते हैं? देखिए बहुत ही क्लियर है। इसमें हम तमाम तरीके के डायमेंशन को समझेंगे।
मार्क्सिस्ट अप्रोच को समझेंगे, फंक्शनलिस्ट को समझेंगे और इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच को समझेंगे। और सोसाइटी में चेंज आने के जो सोशोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनको भी हम लोग इसमें जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर विकास और जो है डिपेंडेंसी, डेवलपमेंट डिपेंडेंसी। ठीक, यानी कि जो विकास है और उसका पारस्परिकता आती है। जैसे विकास, देखिए विकास किसके लिए है बेसिकली, अगर एक लाइन में समझा जाए तो विकास होना चाहिए गरीबों के लिए, लेकिन ये हो किसके रहा है, यानी कि अमीर और अमीर हो रहा है। अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई, उसमें क्या बताया गया कि 1% लोगों के पास 23% संपत्ति है, 50% लोगों के पास 13% संपत्ति है। ठीक, तो जो निर्भरता है वो और ज्यादा बढ़ गई है। तो ये जो डिपेंडेंसी है उसको बारे में बात करनी है। फिर सामाजिक परिवर्तन के फैक्टर्स क्या है, मतलब उन कारकों को, उन फैक्टर्स को हमें तलाशना है, उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है जो इस सोशल चेंज को डिटरमाइन करते हों, निर्धारित करते हों, है ना, ये चीज है। फिर एजुकेशन ने सोसाइटी को किस तरीके से चेंज किया है, एजुकेशन सिस्टम ने, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, ठीक, वैदिक एजुकेशन सिस्टम, ठीक, मेडाइवल एजुकेशन सिस्टम, इन सब के बारे में बताएंगे। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेप, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर भी इसके बारे में आपके लिए पूरा बताया जाएगा। ठीक, फिर लास्ट में आता है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज। ठीक, साइंस, टेक्नोलॉजी, साइंस, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन। तो विज्ञान के जो नए नए रूप हैं, जैसे अब चौथी औद्योगिक क्रांति हो रही, इस तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्लास इस स्वाप की है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फोर्थ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक, इसमें और आता है 3D प्रिंटिंग, ऐसी तमाम सी बातें इसमें आती हैं चौथी औद्योगिक क्रांति में। तो उसकी वजह से जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर पैटर्न हो, चाहे स्वास्थ्य सेक्टर हो, चाहे जो है इंडस्ट्री सेक्टर हो, चाहे तो वो जो है सर्विस सेक्टर हो, उसमें जो पूरे तरीके से कंप्रहेंसिव चेंज आ रहा है सोसाइटी में टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, ड्रोन वगैरह का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके वजह से जो बदलाव हैं उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे मैं अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपको किस वजह से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंज है। अब ऑनलाइन क्लास का दौर है, आपको चीज़ें मिल रही हैं, आपके घर बैठे चीज़ें मिल रही हैं, आपको ऑफलाइन में भी चीज़ें प्रोवाइड हैं और ऑनलाइन में भी प्रोवाइड है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस किया है। इसके बाद हम लोग पेपर जो है 2 का सिलेबस डिस्कस करेंगे और साथ में एक स्ट्रेटजी लेकर आएंगे। स्ट्रेटजी वीडियो भी होगा, स्ट्रेटजी वीडियो भी होगा। ठीक, वो वीडियो क्या करेगा, आपको ये समझाएगा, आपको समझाएगा कि आपको पढ़ाई कैसे करना है, आपको समझाएगा कि आपको जो है कैसे तैयारी करनी है, तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि देखिए आपको ये पता ही है कि सिलेक्शन हमारा होगा, सिलेक्शन श्योर शॉट होगा, लेकिन हमें ये चीज़ पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि हम कितना वैज्ञानिक होकर, कितना जो है साइंटिफिक होकर चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक, और कोई भी विषय हम चुनाव करें तो हम देखें कि उसका जीएस में क्या रोल है, ठीक, इंटरव्यू में क्या रोल है और उसका एसए में क्या रोल है, एसए में क्या रोल है। तो इस लिहाज से समाजशास्त्र एक बेहतर विकल्प है जो आपको न केवल जीएस 1 में बल्कि आपके एसए में, एथिक्स में, ठीक, आपकी मदद करेगा और जीएस 1 2 3 में भी आपकी हेल्प करेगा। और इटसेल्फ एक जो है ये फर्टाइल सब्जेक्ट है जहाँ पर अच्छे रैंकर आ रहे हैं और 300+ नंबर यहाँ आप गैदर कर सकते हैं। तो जुड़े हमारे साथ टॉपर्स लेन और निश्चय एस प्लेटफॉर्म के साथ। मैं डॉक्टर मनीष आपके साथ फिर जुड़ूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।